गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी अहंकार कहानी में हमने पढ़ा कि स्वर्ण देश के महाराजा शिकार खेलने जंगल में जाते हैं। शिकार खेलते खेलते वे जंगल की दूसरी सीमा पर पहुंच जाते हैं। वहां एक बहुत ही मनोहारी दृश्य उन्हें दिखाई देता है। पहाड़ और झील और सुंदर से बने हुए घर, जिसे देखकर उन्हें लगता है ये हमारे राज्य में है। ये तो हमें मालूम ही नहीं था। लेकिन उनके मंत्री बताते हैं कि नहीं महाराज, ये हमारे राज्य में नहीं आता। हमारे राज्य की सीमा इसी जंगल तक ख़त्म हो जाती है। ये हमारे राज्य के बाहर है। महाराजा के अंदर उस राज्य को, उस नगर को जीतने की लालसा पैदा होती है। हालांकि उन्होंने तमाम युद्ध करके अपने राज्य को बहुत विस्तृत कर लिया था, लेकिन फिर भी उस सुंदर राज्य को पाने की लालसा उनके अंदर जागृत होती है और उन्होंने युद्ध करने का फैसला लिया। युद्ध शुरू हो गया। मछुआरे जो मछली पकड़ने का काम करती थी झील में, उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। रोज़ वो मारे जाते थे, लेकिन फिर भी वो हताश निराश नहीं थे। मछुआरों में बच्चे, स्त्रियां, युवक जो भी थे, वृद्ध, सभी युद्ध में अपनी जान देने को तत्पर थे अपने देश की रक्षा के लिए। एक दिन महाराज जब शिविर में बैठे थे और युद्ध की प्लानिंग कर रहे थे सुबह के समय, उसी समय एक वृद्ध वहां आता है और कहता है कि मुझे महाराज से मिलना है और मुझे उनसे कुछ चाहिए। वो वृद्ध आके कहता है कि मैं इसी आपके ही राज्य का एक नागरिक हूँ, और अपनी जेब से छोटी से हड्डी का टुकड़ा निकालता है और कहता है कि मुझे इसके बराबर सोना चाहिए। राजा हंस देता है कि ये छोटे से हड्डी का टुकड़ा का भला कितना वजन होगा और इतना सोना कौन सी बड़ी चीज़ है। और वो 2 स्वर्ण मुद्राएं उठा करके तराजू में डाल देते हैं, लेकिन हड्डी का पल्ला झुक जाता है और तराजू, मुहर वाला तराजू ऊपर ही रहता है, यानी हल्का ही रहता है। राजा को हैरानी होती है। फिर वो 2 और मुद्राएं डाल देते हैं, लेकिन फिर भी हड्डी वाला पल्ला तराजू का भारी ही रहता है। अब फिर वो थाल, चांदी के थाल में से मुट्ठी भर का मुद्राएं उन्होंने तराजू के पल्ले में डाल दी, लेकिन फिर भी हड्डी वाला पल्ला भारी ही रहता है। राजा को यकीन नहीं होता और उनको लगता है कि तौलने में कुछ गड़बड़ी हो रही है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटी सी हड्डी का टुकड़ा स्वर्ण मुद्रा, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं से भी भारी हो। वो स्वयं तराजू लेकर के अपने हाथ से तौलने लगते हैं, ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही हो तो उसे रोका जा सके। लेकिन फिर भी हड्डी का पल्ला भारी ही रहता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। सब दरबारी चकित होकर तराजू के पास आ गए। महाराज विस्मय से हड्डी को देख रहे थे। वृद्ध ने हाथ बांधकर कहा, महाराज मैं अपनी हड्डी को वापस लेता हूँ। शायद आपके पास इसके बराबर दान करने के लिए सोना नहीं है। महाराज उसमें स्वर्ण मुद्राएं डालते जा रहे थे, लेकिन फिर भी हड्डी वाला पल्ला ही भारी था। अंत में लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भला ऐसे कैसे संभव है कि छोटी सी हड्डी के टुकड़े से टुकड़ा भारी है इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं से। अंत में वो वृद्ध कहता है कि मैं अपना ये टुकड़ा वापस ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसके बराबर देने के लिए आपके पास सोना नहीं है। महाराज को ये अपना अपमान लगता है, वो इसे सहन नहीं कर पाते। वे बड़ा सा तराजू मंगवाते हैं और उसके एक पल्ले में छोटी सी हड्डी रखते हैं और दूसरी में चमकती हुई मुद्राओं से भरा सारा का सारा थाल उड़ेल देते हैं। यानी पूरी जितना भी उनके पास स्वर्ण मुद्राएं थी वो सारी वो तराजू में डाल देते हैं, लेकिन फिर भी हड्डी का टुकड़ा ही भारी निकलता है। स्वर्ण मुद्राओं वाला पल्ला फिर भी हल्का रहता है। अब वृद्ध धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। महाराज उदयगिरी, अपना राज्य बहुत बड़ा है, पर आपके राज्य की धनराशि तो क्या, संसार भर के राज्यों में इसकी तुलना का सोना न मिल सकेगा। वो वृद्ध कहता है कि महाराज माना कि आपका राज्य बहुत बड़ा है, आप, लेकिन कितना भी अपने राज्य का क्या, पूरे विश्व में जितना सोना है वो सब आप इस तराजू में डाल देंगे तो भी इसी हड्डी का पल्ला भारी ही रहेगा। इसके बराबर सोना मिल पाना मुश्किल है। महाराज की सांस फूली हुई थी। नज़र उठाकर बोले, क्या कहा वृद्ध, संसार भर का सोना इस हड्डी की तुलना नहीं कर सकता। ऐसा इस हड्डी में क्या है कि पूरे संसार भर का सोना भी तौल दिया जाए तो भी
ये हड्डी भारी ही रहेगी और सोना हल्का पड़ जाएगा। वृद्ध ने कहा कि हाँ महाराज, संसार के 7 सिंधुओं का पानी भी यदि सोना बन जाए तो इस हड्डी की प्यास को नहीं बुझा पाएगा। कहता है जो संसार में 7 महासागर हैं, इन 7 महासागर का पानी जम करके सोना बन जाए और वो भी इस तरफ, एक तरफ ये हड्डी का छोटा सा टुकड़ा रखा जाए और दूसरी तरफ उन पूरे पानी का जो सोना बन जाएगा वो रखा जाए, तो भी ये हड्डी भारी ही रहेगी। ये हड्डी जो है हल्की, इसकी प्यास, वो पानी से सोना बना हुआ भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। महाराज चुप हो गए। उनको लगा कि ये कैसी बात हुई। एक टक वृद्ध की ओर देखने लगे, फिर धीरे से बोले, क्या बात है वृद्ध, इस हड्डी का क्या भेद है? अगर ऐसा क्या है कि ये हड्डी हर हालत में भारी ही रहेगी? वो वृद्ध कहता है, यह कामना की हड्डी है महाराज, इसकी प्यास सदा बढ़ती है, कभी बुझती नहीं है। वो वृद्ध बताता कि ये लालच, ये हमारी कामना की हड्डी है। यानी हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी बढ़ जाती है। यानी हमारे अंदर की इच्छाएं, हमारे अंदर का लालच कभी भी ख़त्म नहीं होता और ये हड्डी उसी लालच का प्रतीक है। जिस तरह से लालच कभी हल्का नहीं होता, उसी तरह से कितना भी हमें मिलता जाए हम और ज़्यादा पाने की लालसा करने लगते हैं। उसी प्रकार से ये हड्डी भी है कि जितना भी इसको तौला जाएगा, ये हमेशा, जिस तरह से लालच हमेशा भारी पड़ता है, उसी तरह से ये कामना की हड्डी भी हमेशा भारी पड़ती चली जाएगी। अब महाराज विचलित होते और चुपचाप शिविर से बाहर निकलकर झील के सामने आ खड़े हुए। बाढ़ों की वर्षा अब भी उसी वेग से चल रही थी और झील का पानी अब भी लाल हो रहा था। महाराज को उस वृद्ध की बात समझ में आ गई। उनका मन बेचैन हो गया कि वास्तव में अपनी लालच के लिए उन्होंने कितना अनर्थ कर दिया, कितने लोगों की जान ले ली। उनका मन अंदर से बेचैन हो गया, लेकिन बाहर अभी भी युद्ध चल रहा था और झील का पानी अभी भी लाल हो रहा था। यानी अभी भी उस राज्य के, दूसरे राज्य के लोग मारे जा रहे थे। झील के सामने खड़े महाराज बड़ी देर तक कभी हड्डी को देखते, कभी झील के रक्त रंजित पानी को। एक बार वो उस हड्डी को देखते, कामना की हड्डी, और दूसरी तरफ उस झील के रक्त जो है खून से भर लाल हुए पानी को। वो समझ गए थे कि अगर मैं इस राज्य को जीत भी जाऊंगा, पा भी जाऊंगा, तो इस नरसंहार के बाद फिर मेरे अंदर और अधिक पाने की लालसा बढ़ेगी और इस तरह से मैं लगातार लोगों की मृत्यु का भागीदार बनता चला जाऊंगा। ये बात उन्हें अंदर अंदर बेचैन करती जा रही थी। राजा को यह बात बहुत बेचैन करने लगी कि उन्होंने अपनी लालच में आकर के युद्ध किया और कितने लोगों की जान इस चक्कर में चली गई। अंततः उन्होंने युद्ध को रोकने का निर्णय लिया। दूसरे दिन प्रातः जब दुंदुभी बजने का समय हुआ तो मछुआरों ने देखा कि महाराज उदयगिरी की सेनाएं वापस लौट रही हैं और वनों से भागे हुए पशु पक्षी फिर से धीरे धीरे लौटने लगे हैं। दूसरे दिन दुंदुभी, यानी जो युद्ध के समय में, युद्ध शुरू होने से पहले जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो वो बजने का जब समय हुआ, यानी युद्ध की शुरुआत का जब समय हुआ, तो मछुआरों ने देखा कि महाराज की सेनाएं युद्ध नहीं कर रही हैं, बल्कि वे वापस लौट रही हैं। अर्थात महाराज की समझ में आ गया कि युद्ध निरर्थक है और युद्ध के लालच में पड़ना गलत है, और उन्होंने युद्ध को समाप्त कर दिया। और फिर जब युद्ध बंद हो गया तो धीरे धीरे फिर जो जंगल से पशु पक्षी लौट आए, चले गए थे, वो वापस लौटने लगे। अर्थात उस जंगल की और उस राज्य की रौनक फिर से वापस लौटने लगी।